गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी में स्वागत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्योग्राफी क्या है। देखिए, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी मिलकर बना ज्योग्राफी। इसका मीन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, ग्राफी का मतलब हुआ वर्णन करना। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इसका मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ क्या हुआ? पृथ्वी के बारे में जानना, मतलब पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भूगोल शब्द को सबसे पहले किसने दिया। भूगोल शब्द को प्रस्तावित करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो भूगोल शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले, उसका प्रयोग करने वाले और उसको व्यवस्थित करने वाले यूनानी थे। यूनानियों ने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था और प्रयोग किया था। तो यूनानियों में सबसे पहले जो जिसने भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका प्रयोग किया था, वो थे इरेटोस्थिनीज। वे कौन थे? इरेटोस्थिनीज। यहाँ देखिए, इरेटोस्थिनीज ये एक यूनानी थे। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द को इस्तेमाल किया था पृथ्वी के वर्णन के लिए। पृथ्वी के वर्णन के लिए भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था। ये भूगोल के जनक कहे जाते हैं। ये एक महान गणितज्ञ और एक खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि इनका क्या योगदान रहा भूगोल में। इनका एक योगदान ये रहा कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम था ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया में इन्होंने गणितीय भूगोल का विकास किया था और इन्होंने एक और महान काम किया था। इरेटोस्थिनीज इन्होंने एक और महान काम किया था। इन्होंने पृथ्वी की विषुवत रेखा की लंबाई की गणना करने के बाद बताया था कि उसकी लंबाई कितनी है, 25,000 मील है। इन्होंने पृथ्वी की जो विषुवत रेखा होती है उसकी गणना की और इन्होंने बताया कि उसकी लंबाई कितनी है, 25,000 मील है। इन्होंने जब पृथ्वी की विषुवत रेखा की लंबाई की गणना की थी तो उसमें इन्होंने दो शहरों को लिया था, सीध और सिकंदरिया। ठीक है, तो ये थे भूगोल शब्द को देने वाले सबसे पहले भूगोलवेता। अब हम जान लेते हैं कि आम आदमी की क्या सोच होती है इस विषय को लेकर। तो आम आदमी का मानना होता है कि भूगोल क्या है? भूगोल पर्वत, पठार, मैदान, झरने, नदियां, राज्यों की सीमाओं के बारे में पढ़ना भूगोल होता है। लेकिन भूगोल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। भूगोल क्या है? भूगोल समस्त विज्ञानों का एक सार है। भूगोल पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों का एक विज्ञान है। भूगोल एक सजीव, एक सक्रिय और एक प्रगतिशील विज्ञान है। मतलब इसमें प्रगति होती रहती है, दिनों दिन इसमें घटना और बढ़ना होता रहता है। ये है भूगोल। अब हम आगे जान लेते हैं कि इस विषय को पढ़ना क्यों जरूरी है। इस विषय को पढ़ने से हमारे क्या उद्देश्य पूर्ण होते हैं, क्या उद्देश्य हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इस विषय को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि भूगोल आपको विविधता को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विविधता, अब ये शब्द क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। विविधता, विविधता को इंग्लिश में डाइवर्सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, इसका मतलब क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन। क्या होता है? बदलाव और परिवर्तन। मतलब आपको किसी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या विभिन्नता है, क्या भिन्नता है। जैसे कि स्थल रूपों में भिन्नता होती है, स्थल रूपों में विविधता पाई जाती है, वहाँ के मौसम में, वहाँ के लोगों के रहन सहन में विविधता पाई जाती है, वहाँ की लैंग्वेज में विविधता पाई जाती है। तो इस बात को समझाने के लिए भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भूगोल क्या करता है? किसी समय एवं स्थान के संदर्भ में, किसी समय एवं स्थान के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन, जो परिवर्तन होते हैं किसी समय व स्थान पर, उन परिवर्तनों को उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कौन प्रदान करता है? भूगोल करता है। ठीक है, हमने जाना कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद
बाद हम देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों की अवधारणाएं क्या थी भूगोल को लेकर। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कोई जर्मन हुए हैं, कोई अरबी हुए हैं, कोई ब्रिटिश हुए हैं, कोई अमेरिकन हुए हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं भूगोल विषय को लेकर। तो इनमें से देख लीजिए कि ये कुछ भूगोलवेताएं रही हैं, इनकी क्या अवधारणाएं भूगोल विषय को लेकर रही है। तो सबसे पहले थे स्टाम्प। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश थे। स्टाम्प ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका मानना था कि भूगोल क्या है? भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पूरी पृथ्वी को मानव समाज का घर मानकर व्यवहार करता है। इनका मानना क्या था कि भूगोल क्या है? भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पूरी पृथ्वी को मानव समाज का घर मानकर व्यवहार करता है। उसके बाद देखिएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कौन थे? स्ट्रैबो रोमन्स थे, रोम के रहने वाले थे। ये एक महान इतिहासकार भी थे और एक भूगोलवेता भी थे। इनका मानना क्या था भूगोल को लेकर? इनका मानना था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रहने वाले लोगों का, आकाशीय पिंडों का, महासागरों का, वनस्पतियों का, फल फूलों का, फसलों का और पृथ्वी पर बसने वाली हर एक वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भूगोल है। उसके बाद देखिएगा वर्म हम्बोल्ट। इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर वर्म हम्बोल्ट है। वर्म हम्बोल्ट का मानना क्या था भूगोल को लेकर? इनका मानना था क्या कि भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। और इन्होंने कहा था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूगोल का मुख्य उद्देश्य भूतल पर रहने वाले जो निवासी हैं और जो वातावरण है उनके बीच के संबंध के बारे में जानना भूगोल है। ये वर्म हम्बोल्ट का मानना था। अब हमने इन सब की अवधारणाओं के बारे में जानना है कि इन्होंने भूगोल को किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से जाना, ठीक है। और इनके बाद बहुत सारे भूगोलवेता रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं भूगोल को लेकर दी है। अब हम जान लेते हैं कि भूगोल विषय का उद्देश्य क्या है। भूगोल विषय के क्या उद्देश्य है? भूगोल विषय को पढ़ने के बाद हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे क्या उद्देश्य पूरे होते हैं भूगोल विषय को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे भूगोलवेता ने अपनी अवधारणाएं दी हैं और जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, जैसे कि स्टार्क, स्ट्रैबो और वर्म हम्बोल्ट। वर्म हम्बोल्ट इनकी अवधारणाएं पढ़ने के बाद हमें वैसे पता चल गया है कि भूगोल विषय के उद्देश्य क्या हैं। इनके मत जानने के बाद, इनकी अवधारणाएं जानने के बाद, लेकिन फिर हम जान लेते हैं कि भूगोल विषय के उद्देश्य क्या है। ये हमने 4 पॉइंट में बताया है कि भूगोल विषय के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी तल का अध्ययन करना। पृथ्वी तल का अध्ययन करना मतलब पृथ्वी की जो वायुमंडल है, जलमंडल है और जो स्थलमंडल है उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानना भूगोल का उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 2, इसमें वातावरण एवं पारिस्थितिकी का ज्ञान प्राप्त करना। वातावरण एवं पारिस्थितिकी का ज्ञान प्राप्त करना मतलब जो अपना वातावरण होता है वो मानव को प्रभावित करता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वातावरण अपना जो प्रभाव है वो मानव पर डालता है। वातावरण मानव के क्रियाकलाप को, वहाँ के रहन सहन को, उसके खान पीन को, उसकी वेशभूषा को, उसके स्वभाव को पूरी तरीके से प्रभावित करता है और उसी तरीके से जो मानव होता है वो भी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है, उसके साथ सामंजस्य करता है, ठीक है। तो इसी बात को समझाते हुए एक कवि ने कुछ लाइनें बोली है। प्रकृति को ईश्वर मानते हुए उन्होंने कहा है कि हे प्रकृति, आपने मिट्टी का सृजन किया तो मैंने मिट्टी का बर्तन बनाया, आपने रात्रि का सृजन किया तो मैंने दीपक बनाया, आपने मरुस्थल, बंजर भूमि और पहाड़ी क्षेत्र का सृजन किया तो मैंने फूलों की क्यारियां और बाग बगीचे बनाए। इस तरीके से कवि ने प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को बताते हुए लिखा है। अब देखिए आगे 3rd पॉइंट में देखिएगा प्रादेशिक भिन्नता एवं समानता के अध्ययन का बोध करना। प्रादेशिक भिन्नता एवं समानता, आप जानते हैं कि हर एक प्रदेश में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, कुछ न कुछ समानता देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इनकी अलग अलग भिन्नता होती है। अलग अलग इनमें लोगों का रहन सहन, उनका खान पीन, उनका स्वभाव, उनकी लैंग्वेज,
सब आपको अलग देखने को मिलता है। यहाँ तक कि वहाँ के स्थल रूपों में भिन्नता पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्षेत्र देखने को मिलेंगे और तंग रास्ते मिलेंगे। उसी तरीके से अगर मैदानी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो एकदम समतल मैदान मिलेंगे, समतल खेत मिलेंगे। उसके बाद जो आप देखेंगे कि ये प्लेन एकदम चौड़े रोड होते हैं, हाईवेज होते हैं। इस तरीके से अगर आप तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा एकदम से। अगर आपने कभी महसूस किया हो तो कभी आप मैदानी क्षेत्र से अगर तटीय क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, चाहे बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, तो आपको एकदम से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, यह फोर्थ पॉइंट में देखिएगा, भूमि एवं मानव की यथार्थताओं का बोध कराना। इसमें क्या है, भूमि और मानव की यथार्थताओं का मतलब क्या होता है, रियलिटीज, कि मानव का भूमि के साथ संबंध क्या है, मानव ने भूमि का इस्तेमाल कैसे किया है, उसका यूज कैसे किया है, उसने उसके साथ कैसे अपना रिश्ता निभाया है। तो मानव ने अपने अनुसार भूमि का यूज किया है और करता आ रहा है। मानव ने भूमि पर अपने स्थानिक संगठन बनाए हैं, स्कूल, कॉलेजेस और बिल्डिंग्स बनाई हैं। मानव ने बड़े बड़े वनों को काटकर वहाँ पे समतल मैदान बनाकर खेती के लिए यूज किया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, अपने फैक्ट्रीज बनाई हैं, उसने अपने अनुसार भूमि का यूज किया है। तो इस बारे में बोध कराना, ये क्या है, ये अपने भूगोल का उद्देश्य है, ये भूगोल का उद्देश्य है। इन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना ये भूगोल का उद्देश्य है। तो हमने भूगोल के उद्देश्य पढ़े हैं। कुल मिलाकर भूगोल का उद्देश्य क्या है, भूगोल का उद्देश्य है इस संसार पर जितनी भी प्राकृतिक विषमताएं हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना भूगोल का उद्देश्य है। अब हम जान लेते हैं भूगोल को अध्ययन करने के तरीके या उपागम। कुछ भूगोलवेताओं ने भूगोल को पढ़ने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। तरीके मतलब उपागम को इंग्लिश में अप्रोच बोला जाता है। अप्रोच का मतलब होता है किसी भी चीज को पढ़ने के या किसी भी चीज तक पहुंचने के तरीके, उनको उपागम बोलते हैं। तो कुछ भूगोलवेताओं ने भूगोल को पढ़ने के कुछ तरीके बताए हैं। देखिए, नंबर 1 है क्रमबद्ध उपागम, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम अपने नाम से ही स्पष्ट है, क्रम से पढ़ना। प्रादेशिक उपागम प्रदेश या क्षेत्र के आधार पर पढ़ना। वैसे ये देखने में एक जैसे हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, लेकिन भूगोल को अध्ययन करने की दृष्टि से इनको अलग अलग भागों में बांटा है। एक महान जर्मन हुए थे, उनका नाम था बर्नार्ड वायनियस। बर्नार्ड वायनियस एक जर्मन थे। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को माना था। ठीक है, उनका मानना था कि क्रमबद्ध भूगोल प्रादेशिक भूगोल है। क्रमबद्ध भूगोल को प्रादेशिक भूगोल माना था उन्होंने, मतलब क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को विशिष्ट भूगोल माना था। और वे पहले जर्मन व्यक्ति थे, जिन्होंने क्रमबद्ध भूगोल को प्रादेशिक भूगोल माना था और उनको 2 भागों में बांटा था। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि क्रमबद्ध भूगोल को प्रादेशिक भूगोल मानने वाले पहले भूगोलवेता कौन थे? तो वो कौन थे? वो बर्नार्ड वायनियस थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रमबद्ध उपागम होता क्या है और प्रादेशिक उपागम होता क्या है। तो क्रमबद्ध उपागम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध उपागम में हम विषय विशेष को लेते हैं और उस विषय विशेष को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। उसके बाद हम एक विषय को लेकर उसको क्रम से पढ़ते हैं। ये होता है क्रमबद्ध उपागम। जैसे अगर आपको कहीं की जलवायु के बारे में पढ़ना होता है तो आप क्या करोगे, वहां के तापमान, वहां की वायु दाब और वहां के आर्द्रता और हवाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी वहां की आपको जलवायु समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रादेशिक उपागम। ये प्रदेश के आधार पर पढ़ना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में विभाजित कर लेते हैं और फिर एक प्रदेश को अध्ययन की इकाई क्षेत्र मान लेते हैं और फिर उसका हम अध्ययन करते हैं। और जिस क्षेत्र को हम अध्ययन करते हैं उसमें समरूपता पाई जाती है, तो ये हमने भूगोल को पढ़ने के तरीके पढ़े हैं, भूगोल को पढ़ने के उपागम पढ़े हैं। हम भूगोल को इन 2 तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा प्रारंभिक भूगोलवेताओं ने भूगोल को कैसे पढ़ा था। तो प्रारंभिक भूगोलवेता
भूगोलवेताओं ने भूगोल को 5 भागों में बांटा था। उनका मानना था कि भूगोल को हम इन 5 भागों के द्वारा पढ़ सकते हैं, जैसे खगोलीय भूगोल, यात्रा भूगोल, संसाधन भूगोल, मानचित्रांकन भूगोल और गणितीय भूगोल। इस आधार पर हम भूगोल को पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कैसे पढ़ा? वर्तमान में भूगोल को 2 भागों में बांटा। वो कौन से थे? भौतिक भूगोल और एक मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल में हम किन टॉपिक्स को पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं जैसे पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना, संगठन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अपगन चक्र, भू संचलन, ज्वालामुखी, चक्रवात, वायुदाब, सूर्यताप और महासागरीय धाराएं, ये होते हैं आपके भौतिक भूगोल के टॉपिक्स। ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं मानव पर्यावरण संबंध, जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव। मतलब अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो उसे मानवीय प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, कुछ भूगोलवेताओं ने जनसंख्या वृद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हम मानवीय भूगोल में ही पढ़ते हैं। उसके बाद मानवीय क्रियाकलाप। आप जानते हैं कि मानव के बारे में हम 5 क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। मानव की 5 क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। इन्हीं 5 क्रियाओं के बारे में हम मानवीय भूगोल में ही पढ़ते हैं। अब अगली वीडियो में हम भौतिक भूगोल से टॉपिक लेंगे, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। और हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर आपको यूजीसी नेट से संबंधित क्वेश्चन भी